हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 11 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, या इसी का दूसरा नाम है कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना होगा। तो यहाँ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, लेकिन उसके पहले अगर थोड़ा हम लोग समझ लें कि ये कंप्लीट जो नाम इतना बड़ा है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इक्वेशन हमें मालूम है क्या होता है, इक्वल साइन के साथ में हमें मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं कोई एक एग्जांपल दूं, ये हो सकता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7y इक्वल्स सपोज एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट हैं। या तो एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है या और भी टर्म प्रेजेंट हो सकते हैं डेरिवेटिव्स के। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी कैसे है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं कि जिसमें मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। ठीक है, इवन जो उसकी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका जो ऑर्डर है 2 है। इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का भी पावर जो है वो 1 ही है, ये मेरा 2 नहीं है या फिर इसकी पावर 3 नहीं है, 4 नहीं है। इसका मतलब ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस तरह के फॉर्म को हमने काफ़ी अच्छे से समझा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ये लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हैं हमने काफ़ी डिटेल में इन प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा है। हमने सॉल्व किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसमें हमने CF और PI को यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सपोज आपको सॉल्व करने बोला जाएगा तो आप सिंपली CF प्लस PI निकाल कर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ हम लोग और भी कुछ चेंजेस अगर कर दें तो वो हमारा इस फॉर्म में नजर आने लगे, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी हमने यूज किया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर ऑर्डर 2 है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, इस टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, इस टर्म का कोएफिशिएंट 7 है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इस वजह से हम लोग CF प्लस PI इस पर निकालना शुरू कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं थोड़ा चेंजेस अगर कर दूं और सपोज यहाँ पर बस मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ओके, बस एक यही चेंज करने की वजह से क्या आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को CF प्लस PI से सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि ये मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो जरूर है, हायर ऑर्डर आई मीन इसका ऑर्डर 2 है, वो भी चलिए अच्छी बात है। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ही सिर्फ इसमें नहीं है, 7 तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इवन यहाँ भी आप कह सकते हैं 1 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, लेकिन उसके साथ में एक टर्म में वेरिएबल भी मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड है। तो इस टर्म को सिर्फ इस वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन की वजह से हम लोग CF प्लस PI से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या हम कहें तो हमें फर्दर 2 स्टेप और फॉलो करना होगा, उसके बाद हम लोग CF प्लस PI से ही एक्चुअली सॉल्व करने वाले हैं। फाइन, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्चुअली ये जो फॉर्म अभी मैंने लिखा है, ये फॉर्म है कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये क्यों है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ है a0 x टू द पावर n dny बाई dxn प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 x बाई dxn माइनस 1 x2। अगर x टू द पावर n माइनस 2 है तो d बाई डी एक्स भी जो है y का वो n माइनस 2 टर्म्स है एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने देखा कि कोई dy बाई डी एक्स नहीं है, करेक्ट ना, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, इस वजह से यहाँ पर और क्या हम देख रहे हैं कि सिंस यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पर एक टर्म भी मिसिंग है इस टर्म में, करेक्ट। तो यहाँ पर इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं
कॉशीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, जिसमें हमने देखा कि अगर x टू द पावर n है, अगर dn y बाई dx n है तो वो मल्टीप्लाई रहेगा x की सेम पावर से। अगर dy बाई dx अगर आप लिखें d3y बाई dx क्यूब तो ये सेम x क्यूब से मल्टीप्लाइड रहेगा। अगर इस तरह के सारे टर्म्स उसी अकॉर्डिंगली रहेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं कॉशीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग इसे थोड़ा समझने वाले हैं कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हुआ तो हमें क्या करना होगा। तो बेसिकली हमें जो भी हमने अभी तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के पीआईज को हमने सॉल्व किया हुआ है, करेक्ट। मगर अब हम लोग क्या करेंगे कि दो एक्स्ट्रा स्टेप को हमें फॉलो करना है और उसके बाद हम लोग वापस से सी ए प्लस पी आई फॉर्म में ही आने वाले हैं। तो कॉशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है आपको सिर्फ दो स्टेप और फॉलो करना है जो भी हमने अभी तक से किया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है या आप उन्हें रिकॉल करना चाहते हैं तो इस मेथड को समझने के लिए आप प्रीवियस टाइप्स को अगर देख लेते हैं तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। ओके, तो हमने जो दो स्टेप्स कहा था उसमें ये हमें फॉर्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत है, इसे हम फॉर्मूला मान लेंगे। मतलब इसका क्या है कि अगर मेरे टर्म में x डी बाई डी एक्स ऑफ y क्योंकि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x डी बाई डी एक्स ऑफ y है, मतलब x की पावर 1 है और d आप कह सकते हैं d1 y बाई डी एक्स 1 आप कह सकते हैं। अगर ये x की पावर 1 है तो इसे हम लोग लिखेंगे d ऑपरेटर के टर्म में, सिर्फ एक बार d लिखेंगे, dy लिख देंगे, ठीक है ना। अगर ये x2 d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर है, सिंस x को दो बार हमने मल्टीप्लाई किया है, हम इसे d को यहाँ पर भी दो बार लिखने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ y तो लिख दिया, लेकिन जब d को दो बार लिखेंगे तो हम लोग अब लिखने वाले हैं d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं d माइनस 1 से। ओके, सिमिलरली एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो इसे हम लोग 3 टाइम्स डी लिखने वाले हैं और ये हमारा रहेगा डी माइनस 1 डी माइनस 2, ये सभी मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर है, ठीक है। डी इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 ऑफ वाई। ओके, सो इस तरह के जो फॉर्म है उसे हम लोग यूज करने वाले हैं अपने कॉशीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तब ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ओके, तो अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन को, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को, तो इसे हम लोग कह देंगे कि हमें सॉल्व करना हुआ अगर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को तो ये हमारा कॉशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। आपको क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि यूज कॉशीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको खुद से समझना होगा कि ये मेरा कॉशीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, करेक्ट। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हमेशा जब भी ये क्वेश्चन मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो हमेशा हमारे दिमाग में पहले आती है कि हम लोग सी ए प्लस पी आई निकाल कर सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जब सी एफ प्लस पी आई निकालते हैं हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट हैंड साइड से अभी फिलहाल के लिए हमें मतलब नहीं होता है। लेकिन जब आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x भी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी। मतलब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो है लेकिन x की भी पावर से मल्टीप्लाई है, इसलिए हम लोग अभी इस फॉर्म में सी ए प्लस पी आई को नहीं लगा सकते हैं। तो क्या ये मेरा कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि मुझे सॉल्व तो करना होगा। तो ये मेरा कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि अगर y डबल डैश है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है x स्क्वायर से, y सिंगल डैश है मल्टीप्लाई कर रहा है x से, यहाँ पर सिर्फ y है मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं है तो मेरा x भी नहीं है, फाइन। तो इस टर्म को हम लोग कहेंगे ये मेरा कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन कॉशीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। राइट हैंड साइड तो सिंपली हम लोग फाई एक्स बोलेंगे, जो अभी तक के हम लोग लेक्चर्स में बोलते आ रहे हैं। ये कोई भी फंक्शन है जो कि फाई एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग थॉरोली समझेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बेसिकली ये दो भी कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने पहली लाइन को तो समझ लिया क्या है,
हमने कहा था कि हमें 2 स्टेप फॉलो करना होगा। अगर ये हमने पहचान लिया कि ये मेरा कॉशीज डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 क्या है? हम लोग हमेशा लिखेंगे t इक्वल्स log x। ओके, अगर हम लोग t इक्वल्स log x लिखते हैं, मतलब अगर मैं इसे लिखूं log x इक्वल्स t, मतलब log x का मतलब क्या है? ये मेरा जो बेस है वो e है। log x बेस e इक्वल्स t को हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर t इक्वल्स x। करेक्ट, ये हमें पता है कि इसे हम लोग e टू दी पावर t इक्वल्स x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा t जो है log x है और x जो है e टू दी पावर t है। ये हमेशा हमारा स्टेप 1 रहेगा कॉशीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। ओके, अब स्टेप 2 क्या है हमारा? सेकेंड स्टेप जो रहेगा उसमें हमने जो अभी जो फॉर्मूला देखा था वो हमें पुट करने की जरूरत है। मतलब कि हम लोग x dy बाई dx को लिखने वाले हैं dy, हम लोग एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखने वाले हैं डी माइनस 1y एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग कहाँ तक इसे लिखने वाले हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में x की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर। ये हमारा टर्म एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश तक ही है, तो इसके आगे हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। यही 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जो हमें कॉशीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमने पहचान लिया तो इन दोनों स्टेप्स से ही शुरू करना है क्वेश्चन को। इन 2 स्टेप्स को अगर आप लिख लेते हैं, इसका मतलब आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन अब CF प्लस PI से सॉल्व होने वाला है। ओके, मतलब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस d के फॉर्म में, d ऑपरेटर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख रही हूँ, वो मेरा हो जाएगा d माइनस 1y। करेक्ट, ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस, अगर ये मेरा एक्स वाई डैश है, एक्स वाई डैश को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, dy प्लस 9y, और इसको हम लोग राइट हैंड साइड में क्या है, ये मेरा x के फॉर्म में है। अब d मेरा जो है वो d बाई डी टी है। करेक्ट ना, d जो है d बाई डी टी है, मतलब हम लोग अब t वेरिएबल के डोमेन में है। तो अब राइट हैंड साइड में भी हमें x पर नहीं रहना है, हमें x को t वेरिएबल पर आ जाना है। मतलब अब हम लोग लिखने वाले हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, x है मेरा e रेस टू टी, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, e रेस टू 2t होगा। ओके, प्लस साइन 3 लॉग, अब x है, x को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x है मेरा e टू दी पावर t, x है e टू दी पावर t। इस फॉर्म को अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करें, इसे हम लिख सकते हैं साइन 3 ओके लॉग e टू दी पावर t, जहां पर बेस भी e है। तो अगर log e है और बेस भी e है तो ये तो हमारा 1 हो जाता है। करेक्ट ना, और ये सिर्फ t आ जाता है। मतलब इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 इंटू टी, क्योंकि हमने देखा है कि log a बेस b सपोज पावर t है, तो इसे हम लिख सकते हैं t इंटू log a बेस b, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है log की। और अगर दोनों बेस सेम है, log a ही है, तो ये तो हमारा 1 हो जाता है, तो सिंपली ये t हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपली t लिखा है। तो ये क्या हो गया, साइन 3t। तो आपके राइट हैंड साइड में क्या आ गया है, राइट हैंड साइड में है मेरा 3e टू दी पावर 2t प्लस साइन 3t। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमने देखा था वो ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें इस फॉर्म को, तो इस फॉर्म को एक्चुअली हम लोग इस फॉर्म में CF निकाल सकते हैं। क्यों CF निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज CF प्लस PI निकालने की इसमें हमारी आ जाती है। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि CF निकालने का जो 3 स्टेप्स हमने देखा हुआ है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में काफ़ी डिटेल्स में, तो उसमें हमारा स्टेप 1 तो यहीं पर आ गया कि हमने क्या किया है, डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा है। ये क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी, तो माइनस डी प्लस डी कट हो गया और डी स्क्वायर प्लस 9 है। करेक्ट ना, तो ये स्टेप तो हमारा एज इट इज है। हमारे सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालते हैं CF के लिए, या तो उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलियरी इक्वेशन कुछ नहीं होता है, वो आपका सिर्फ FM इक्वल्स 0 आप बोल सकते हैं। मतलब फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m कोई भी वेरिएबल है, आप नाम m दें, n दें, p दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एफ एम इक्वल्स 0, मतलब हम लोग इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बना रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है हमें सी एफ निकालने में उससे कोई मतलब नहीं है। राइट हैंड साइड को हम लोग 0 लिखने वाले हैं और लेफ्ट हैंड साइड में d को हम लोग m से रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, d को हमने m से लिख दिया और हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहता है। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये प्रेजेंट नहीं रहता है। ये सिर्फ हो गया मेरा m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स 0 और यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। ओके, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन भी हमने निकाल लिया, तो अब हमें थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप ही हमारा फाइनल स्टेप है सी एफ निकालने का, जो कि है वाई सी। क्या होता है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग वाई सी लिखते हैं। तो रूट हमारे क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे, रूट्स भी 2 होंगे। तो जो भी m की पावर रहेगी उतने रूट्स होते हैं, ये हमें पता है। d का यहाँ जो भी पावर रहेगा उतना ही हमें वैल्यूज रूट्स के मिलने वाले हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है रूट का वो इमेजिनरी पेयर है, +-3i है। तो अगर ये इमेजिनरी पेयर है तो इसका yc हमने देखा है कैसे निकालेंगे। यहाँ पर रियल टर्म नहीं है इसलिए e⁻x वाले टर्म नहीं रहेंगी, करेक्ट। ये सीधे सीधी हम लोग यहाँ पर c1 cos 3t प्लस c2 cos sin 3t लिख देंगे। 3 क्यों है, 3 इसकी वजह से है, यहाँ पर i के साथ 3 है इस वजह से हमने 3 लिखा है। ओके, तो ये मेरा yc हो गया। फाइनल आंसर जो मेरा आएगा, फाइनल आंसर मेरा रहेगा y इक्वल्स yc प्लस yp। मतलब अब हमें yp निकालने की जरूरत है, लेकिन जो yc है वो आप ध्यान देंगे तो ये t के टर्म में है, करेक्ट। आपका जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में है, तो जब आप फाइनल आंसर में yc को ऐड करेंगे तो इस t को ऐड नहीं करना है, इस t को हमें वापस से x के फॉर्म में लिख देना है और तब हमें ऐड करने की जरूरत होगी, ठीक है। वो हम लोग अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हमारा काम है हमें yp निकालना है। yp क्या होता है, हमने yp भी निकालने के सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, जो कि हमारा राइट हैंड साइड जो भी है डिवाइडेड बाय जो कुछ भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड जो कुछ भी है डिवाइडेड बाय जो कुछ भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा d²/9 है वो लिख देंगे और वो मेरा yp रहेगा, करेक्ट। तो मेरा yp क्या है, 3e⁻²t बाई d² + 9 प्लस साइन 3t बाई d² + 9। सिंस ये मेरा एडेड था इसलिए हमने इसको बस सेपरेट कर लिया है, 2 डिफरेंट टर्म्स में हम लोग इसको लेकर आ गए हैं। अब yp निकालने का अगर आपको याद होगा रूल्स, तो हमने हमेशा कहा है कि आप हमेशा yp के लिए, आप pi के लिए टाइप 1 से स्टार्ट करें। चेक करना क्या ये मेरा टाइप 1 है, अगर नहीं है तो टाइप 2 है, नहीं है तो टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है, इस तरह से हमें जाना होगा। तो क्या ये मेरा टाइप 1 है, तो हाँ ये टाइप 1 है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि न्यूमरेटर में e⁻80 है, a मेरा 2 है। तो अगर ये मेरा टाइप 1 है तो हमें क्या करने की जरूरत है, अगर मैं इस टर्म को सिर्फ लिखूं तो 3e⁻2t न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं a से। मेरा a क्या है, a मेरा 2 है, करेक्ट ना। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 2² + 9। ओके, ये मेरा आ गया 3e⁻2t बाई 13। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, एक्चुअली इसमें नेक्स्ट हमें इस पार्ट के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ये मेरा आंसर आ गया इस फर्स्ट पार्ट का। क्यों हम समझ रहे हैं कि ये मेरा आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी डी ऑपरेटर यहाँ पर अब हम लोग नहीं देख रहे हैं, या तो न्यूमरेटर में भी डी नहीं है और डिनोमिनेटर में भी डी नहीं है, मतलब यहाँ पर मेरा काम हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट आंसर का एज इट इज आ गया, जो कि हम लोग t को हम लोग x के फॉर्म में लिख करके आंसर में ऐड कर देंगे। नाउ ये हमारा सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म है मेरा sin 3t बाई d² + 9। ओके, अगर मुझे yp निकालना है हमेशा हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या ये मेरा टाइप 1 है, तो टाइप 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 2 है, तो हाँ ये मेरा टाइप 2 है, क्यों, क्योंकि ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है, साइन ax के फॉर्म में या साइन at के फॉर्म में है। इसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ लिया है कि अगर ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है तो उस रूल्स में क्या आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में d² को आप रिप्लेस करने वाले हैं निगेटिव ऑफ a² से। a क्या है आपका, साइन 80, a आपका 3 है, मतलब आप d² को लिखने वाले हैं निगेटिव ऑफ 3², मतलब निगेटिव ऑफ 9।
ऐसा कभी भी ना करें, -3 होल स्क्वायर से रिप्लेस नहीं करना है, ये है मेरा -3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, sin 3t बाई ये हो गया मेरा -9 + 9। ओके, तो हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, अगर यहाँ ध्यान दें, डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो हमें क्या करने की जरूरत होती है, हमें उसके एक स्टेप पहले जाना होता है और उसका डिनोमिनेटर जो भी है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। मतलब हमें d² + 9 का डेरिवेटिव निकालना रहेगा, जो कि मुझे क्या देगा, 2 × d देगा। ठीक है, प्लस अगर हम लोग कांस्टेंट की डेरिवेटिव निकालें वो तो 0 देगा, इसीलिए 2 × d है। न्यूमरेटर sin 3t एज इट इज हम लोग लिखने वाले हैं। और हमने क्या कहा था, अगर हमने एक बार डेरिवेटिव निकाला है तो हमेशा न्यूमरेटर में हम लोग एक t को मल्टीप्लाई करेंगे। t हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा वेरिएबल t है, अदरवाइज x हमारा जनरली रहता है तो हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो सपोज इस टर्म में हम लोग आ गए, तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है इस पार्ट 2 का, तो हम लोग यहाँ पर स्टिल d को देख रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब अभी हमारा और भी काम बाकी है। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर अब हमें क्या करने की जरूरत है, t/2 को बस मैंने असाइड कर लिया है और ये है मेरा sin 3t/d, और मैं इसे लिखूं t/2 1/d ऑफ sin 3t। ओके, तो 1/d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/d इज नथिंग बट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है d जो है वो d/dt है। सिमिलरली 1/d जो है इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करने वाले हैं। ठीक है, तो 1/d को हमने लिख दिया इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, किसका करना है, तो sin 3t का करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 है यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, t/2 और sin 3t क्या देगा, माइनस ऑफ cos 3t डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -t cos 3t/6। फाइन, तो अब हमारा क्या ये आंसर है या हमें कुछ और करने की जरूरत है। सिंस हम लोग यहाँ d को नहीं देख रहे हैं, इस वजह से हम ये समझ गए कि ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का, मतलब ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया और ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। तो फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, yc + yp है, मगर yc yp सभी हमारे t के टर्म्स में है, जिसे हमें वापस से x के टर्म में लिखना है। जो भी मेरा t था उसे मुझे क्या लिखने की जरूरत है, उसे मुझे log x लिखने की जरूरत है। ठीक है ना, जो भी मेरा x है उसे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, e⁻t। ये जो मेरा e⁻2t है तो इसे हम क्या लिखने वाले हैं, x² लिखने वाले हैं। करेक्ट, क्योंकि हमने देखा था कि x जो है e⁻t है, तो इस वजह से हम लोग x के फॉर्म में आंसर लेकर के आएंगे और ये मेरा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ओके, अब ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको समझना है कि ये कौन सी मेथड मुझे यूज करनी है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है CF + PI ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 5 तक हमने पढ़ लिया है, उसे यूज करें। तो सिमिलरली हमने यहाँ देखा कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये मेरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो हम मान लें कि यहाँ 1 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, लेकिन साथ में वेरिएबल भी मल्टीप्लाइड है। तो इस स्टेप में तो हम लोग CF + PI नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या ये मेरा कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये कॉशीज होमोजीनियस भी फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं ये d³ y/dx³ है, तो x की तो एक ही पावर है, x की पावर 3 रहनी चाहिए थी। सिमिलरली यहाँ d2 y/dx² है और यहाँ x तो मिसिंग है, यहाँ पर मुझे x² होना चाहिए था, तभी हम कह सकते थे कि ये मेरा कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट हैंड साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट हैंड साइड मेरा φx किसी भी टर्म में रहे उसे हमें चिंता नहीं है। ओके, लेकिन क्या हम इसे कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो अगर आप एक काम ये कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा x³ d³ y/dx³ प्लस x² d2 y/dx² प्लस यहाँ पर x आ जाएगा। तो यानी कि इस फॉर्म में हम आ जाएंगे, और ये फॉर्म अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। फाइन, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए तो हमें मालूम है कि हमें
अल्टीमेटली हम लोग सी एफ प्लस पी आई से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके अलावा दो एडिशनल स्टेप करने वाले हैं। मेरा स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था कि हम लोग t को पुट करेंगे log x से, या हम कह सकते हैं e रेज टू t मेरा x है, करेक्ट। ये स्टेप 1 हमेशा ही हमारा कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रहेगा। स्टेप 2 में हमने क्या देखा था कि हम लोग लिखने वाले हैं, अगर ये x डी बाई डी एक्स ऑफ y है तो हम लोग dy लिखने वाले हैं। सिमिलरली हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कितनी पावर तक हम लोग बढ़ेंगे वो हमें डिपेंड करता है कि मेरे इस कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पावर हमारी x की है, ठीक है। तो अगर मेरा टर्म x क्यूब y ट्रिपल डैश है तो हम लोग इसका x डबल डैश, तो हम लोग इसका x स्क्वायर y डबल डैश भी निकालेंगे, और हम लोग इसका ये फॉर्म भी निकालेंगे जो कि है मेरा x क्यूब y ट्रिपल डैश। इन तीनों को हमें यूज करना रहेगा। फाइन, हमारे दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब वापस से ये हमारा फॉर्म बन गया है सी एफ प्लस पी आई का ही। तो हमने जो कुछ भी अभी तक के लेक्चर्स में सीखा है वही अब अप्लाई होने जा रहा है। मतलब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिख लिया है। एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश को हम लिखेंगे, एक्स को 3 टाइम्स लिखा, डी को 3 टाइम्स लिखा है, करेक्ट ना। तो ये हो गया डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई, वाई को कॉमन निकाल लिया है। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ही है ये मेरा, और हमारा x जो है अब t के वेरिएबल के टर्म में रहेगा, इसलिए इसे हम लोग e रेज टू t लिखेंगे। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान दें तो इससे CF निकालना तो आसान है। फर्स्ट स्टेप जो होता है डी ऑपरेटर के टर्म में लिखना, वो लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी हमने निकालना है। मतलब कि हमें राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है जीरो कर देना है होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए, और यहाँ पर d को हम लोग m से सब्स्टिट्यूट करेंगे और y को जो भी मेरा वेरिएबल है उसे नहीं लिखेंगे। अब है कि कितनी वैल्यूज हमारी m की मिलने वाली है, ये कितने रूट्स आने वाले हैं m के। तो हमने देखा है कि यहाँ पर d का क्यूब है, करेक्ट ना, इस वजह से m की 3 वैल्यूज आने वाली है। तो इसे अगर आप सॉल्व करें तो m माइनस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया, और m माइनस 2 प्लस यहाँ पर सिर्फ 1 बच रहा है तो प्लस 1 लिख दिया। तो फाइनली ये क्या हो गया मेरा m माइनस 1 ही है, तो ये क्या हो गया m इंटू m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 0। तो हमारी m की 3 वैल्यूज आ गई है 0 1 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि अगर रिपीटेड रियल रूट है तो उसे हम लोग इस तरह से निकालेंगे, c2 प्लस c3t ई रेज टू t लिखेंगे। क्यों हमने 2 ही बार लिखा है, अगर ये मेरा 3 बार रिपीट होता 1 तो हम लोग यहाँ पर इसमें और ऐड करते c4t स्क्वायर से, ये सब हमने जान लिया है, करेक्ट ना। तो हमारा yc निकल गया, लेकिन फाइनल आंसर में लिखने के पहले हमें e रेज टू t को वापस से x से सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, और जहां भी t लिखा हुआ है वहां वापस से log x से सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, क्योंकि हमारा गिवन क्वेश्चन x के टर्म में है, t के टर्म में नहीं है। अब हमने CF तो निकाल लिया, अब हमें PI निकालना है। PI क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो कुछ भी फंक्शन गिवन है जो कि e रेज टू t है डिवाइडेड बाई जो कुछ भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में d के फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट ना। तो ये हमारा YP आ गया। अब YP को हमने क्या करने की जरूरत है, अब हमें स्टार्ट करना है, क्या ये मेरा टाइप 1 ऑफ YP है, टाइप 2 है, टाइप 3 एंड सो ऑन। तो ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप 1 ही है, करेक्ट ना। ये टाइप 1 क्यों है, क्योंकि e रेज टू AT के फॉर्म में मेरा न्यूमरेटर है, a क्या है यहाँ पर A1 है। तो अगर ये टाइप 1 है तो हमें d को रिप्लेस करना है a से, मतलब d को रिप्लेस करना है 1 से। जब हमने d को 1 से रिप्लेस किया तो ये मेरा डिवाइड बाई 0, ये मेरा 0 डिनोमिनेटर आ जा रहा है। तो हमने क्या कहा था, अगर ये 0 आ गया तो हम लोग एक स्टेप प्रीवियस वाले में जाएंगे और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग न्यूमरेटर में t को, अगर वो x रहता वेरिएबल तो x को, यहाँ पर वेरिएबल t है तो t को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा yp बन गया, ठीक है। तो यही हमारा फाइनली ये मेरा yp आ रहा है। अब फिर से हम चेक करने वाले हैं, तो ये मेरा yp आया, ठीक है। अब अगेन हमें वही काम करना है, ये मेरा कौन सा टाइप है, ये मेरा टाइप 1 है। इस टाइप 1 में
क्या ये मेरा फॉर्म करेक्ट है? नीचे में 0 नहीं है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें d को 1 से तो अगेन ये मेरा 0 आ जा रहा है। तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, इसके एक स्टेप पहले जाएंगे और इस डिनोमिनेटर को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब ये हो जाएगा 3 2 6d माइनस 4 और 1 का तो डेरिवेटिव 0 देगा, तो 6d माइनस 4, 6d माइनस 4 और यहाँ न्यूमरेटर में क्या था, t e रेस टू t था। सिंस हम लोग एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किए हैं तो एक बार फिर से हम लोग t को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो गया मेरा t स्क्वायर e टू द पावर t और तक 6d माइनस 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हमने इतना कर लिया तो ये हमारा फिर से मेरा टाइप 1 है, टाइप 1 है तो हम लोग d को a से रिप्लेस करेंगे, a मेरा 1 है और जब हमने किया तो ये हमारा 2 आ रहा है, 0 नहीं है। और जब हमारा 2 आया तो फाइनली t स्क्वायर e टू द पावर t बाई 2 हो रहा है। तो क्या मेरा काम यहाँ पर फिनिश हो गया है? तो हो गया है, क्योंकि हमने ना तो न्यूमरेटर में d दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में d दिख रहा है, मतलब ये मेरा yp निकल गया है। तो फाइनली हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिख दिया, yc और yp को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, लेकिन जो t है और e रेस टू t है अकॉर्डिंगली हम लोग log x और x के फॉर्म में लिख करके आंसर ला रहे हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन को आएगा, हमेशा हमें इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए CF प्लस PI निकालने के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन अगेन इस x की वजह से हम लोग इसे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही नहीं मान रहे हैं, ये हमारा वेरिएबल भी मल्टीप्लाइड है, इस वजह से इस स्टेप को हम लोग CF प्लस PI से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब चेक करेंगे क्या ये मेरा कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम तरीका हमारा है, हमने देखा कि पावर दोनों की सेम नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर x 1/x प्रेजेंट है, तो ये मेरा कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन क्या हम इसे कॉशीज होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम लोग इसे अब ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, हमें यहाँ पर x की पावर 2 चाहिए, तो हम लोग पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम लोग x से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। जब हमने चेक किया तो ये मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस ये x और x कैंसिल हो गया 2y, ये टर्म ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर से फ्री है, इस वजह से x से भी फ्री है तो ये भी सही है, और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो राइट हैंड साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्म से, ये मेरा सिंपली 5x होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये कॉशीज लीनियर डिफरेंशियल, कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इस वजह से अब हम लोग इसके वही 2 स्टेप्स को स्टार्ट करने वाले हैं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1 क्या है मेरा, स्टेप 1 है मेरा, हम लोग t को लिखने वाले हैं log x से और e रेस टू t को लिखने वाले हैं y से, और e रेस टू t इक्वल्स x लिखने वाले हैं। स्टेप 2 क्या है मेरा, स्टेप 2 में हम लोग लिखने वाले हैं x dy/dx को हम लोग dy लिखने वाले हैं और कीप ऑन, और हम लोग इसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा करते जाएंगे, लेकिन कब तक करेंगे तो ये डिपेंड करता है हमारे इस फॉर्म को देख करके। सिंस हमारे इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर ही है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है, तो हम लोग इसको एक्स डबल डैश वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश तक ही लिखेंगे, उसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मेरा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करते ही हमारा आंसर एक्चुअली CF प्लस PI के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जिसे हम लोग वही मेथड यूज करेंगे जो अब तक से हम लोग करते आ रहे हैं। तो इस मेथड को देख करके हमने समझ लिया कि यहाँ पर अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखने की ज़रूरत है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने लिखा और हमने YC निकाल लिया है, फाइन। अब हमें YP निकालना है, सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है फॉर YP कि YP में राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा 2 टर्म में, हम लोग क्योंकि प्लस था तो हम लोग उन्हें 2 टर्म में इसे डाल दिया। अब ये मेरा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इनको अगेन हम लोग सेम मेथड जो अभी हम लोगों ने देखा था उससे फॉलो करने वाले हैं। हमेशा आपको ट्राई करना है क्या ये मेरा टाइप 1 है, टाइप 2 है एंड सो ऑन। तो ये मेरा टाइप 1 है, इवन ये भी टाइप 1 है, तो टाइप 1 का जो भी हमने लेक्चर देखा था उसके रूल्स को फॉलो करेंगे और फाइनली मेरा P1 और P2 दोनों आंसर आ गया, ठीक है। और फाइनली जब आपने YP भी निकाल लिया तो कंप्लीट सोल्यूशन है आपका YC प्लस YP,
yc प्लस yp को हमें x के फॉर्म में लिख करके यही आंसर निकाल देना है। तो इसी तरीका से हम लोग कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।